चलिए, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। और इसके पहले कि मैं आज का एमसीक्यू करवाऊं, आज हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक आपने यदि शिक्षक भर्ती का क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में। कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही है शिक्षक भर्ती की, जिसमें शिक्षक एवं सहायक शिक्षक दोनों की क्लासेस चल रही है। तो बिल्कुल आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न कहता है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन दिया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मुगल साम्राज्य का, तो मुगल साम्राज्य के बारे में याद रखना है, इसका संस्थापक कौन है यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसका संस्थापक कौन है? आपका बाबर। ठीक है, बाबर के बारे में सबसे विशेष बात जो याद रखना है आपको, बाबर टोटल 5 बार भारत में आक्रमण करता है। 1 2 3 4 नहीं, बल्कि पूरे 5 बार भारत पर आक्रमण करता है बाबर। सबसे पहले बात करते हैं हम 1519 का, जब 1519 में बाबर यूसुफ जाई जाति के खिलाफ क्या करता है? आक्रमण करता है। याद रखना है, बाबर का जो पहला आक्रमण था वो किसके खिलाफ था? यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। और ये कब की बात है? 1519 की बात है। दूसरा यदि हम बात करें, उसके बाद बाबर का युद्ध होता है 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में होता है उसका घाघरा का युद्ध। और लास्ट मोमेंट पे 1530 में आपका मृत्यु हो जाता है किसका? बाबर का। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये सारे युद्ध चूंकि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1519 में जब वो युद्ध करता है तो वो किसके खिलाफ करता है? यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। उसके बाद आपके लोधी वंश का अंतिम शासक होता है जिसका नाम क्या है? इब्राहिम लोधी। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, लोधी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? इब्राहिम लोधी के बारे में आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। इब्राहिम लोधी जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है बाबर के साथ, लोधी वंश का अंतिम शासक और मध्यकालीन इतिहास का आपका पहला शासक था। मध्यकालीन इतिहास का आपका क्या था? पहला शासक था कौन? आपका आपका इब्राहिम लोधी। इसके बाद 1527 में होगा आपका खानवा का युद्ध, 1528 में होगा आपका चंदेरी का युद्ध और 1529 में होता है आपका घाघरा का युद्ध। 1530 में जब बाबर मरता है भारत में, तो बाबर को कहाँ पर दफना दिया जाता है? आगरा में। बाबर को कहाँ पर दफना दिया जाता है? आगरा में। पर उसकी अंतिम इच्छा थी काबुल, अफगानिस्तान जो कि स्थित है आपका, वहाँ पर वो अपना अंतिम समय व्यतीत करना चाहता था और वहीं पर दफन होना चाहता था। तो उसकी पत्नी आगरा से उसके कब्र को उठा के ले जाती है कहाँ? तो याद रखना है, क से आपका कब्र और क से याद रखना है काबुल। क से याद रखना है कब्र और क से क्या हो जाएगा आपका? काबुल। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है किसके शासनकाल को कहा जाएगा? तो महान सम्राट हुए आपके कौन? अकबर। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हर साल दिसंबर के महीने में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता था? अधिवेशन होता था। और इसी के क्रम पे आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए दिख रहा है कस्तूरबा गांधी,
बी दे रहा है सरोजनी नायडू, सी दे रहा है एनी बेसेंट और डी दे रहा है अरुणा ली। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, अब यहाँ पर यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है एनी बेसेंट। कौन थी आपकी? एनी बेसेंट। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है एनी बेसेंट, जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगला, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? चलिए बताइए किसने किया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, द्वैध शासन की बात कर रहा है तो याद रखना है 1757 में आपका हुआ था प्लासी का युद्ध। 1757 में हुआ था आपका प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ता है वो बहुत ज़्यादा चालाक रहता है अंग्रेज। ठीक है, प्लासी का युद्ध जब होता है तो अंग्रेजों की तरफ से जो सेना में लड़ाई करता है वो कोई और नहीं बल्कि कौन होता है आपका? याद रखना है बहुत चालाक। और चालाक का मतलब क्या होता है? क्लेवर। क्लेवर को हम क्या कहते हैं? चालाक। और याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के समर्थन में शुरू किया गया था। नील मालिकों के लिए, औद्योगिक श्रमिक के लिए, कृषक के लिए या उपयुक्त में से एक से अधिक? चलिए बताइए, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किसके समर्थन में शुरू किया गया था? चलिए बताइए। नील बागान मालिकों, बी औद्योगिक श्रमिक, सी कृषक और डी दिया है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो जी बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किसके समर्थन में शुरू किया गया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात किया जाएगा कि ये गांधी जी के द्वारा समर्थन में शुरू किया गया था। तो ये मुख्य रूप से आपके किसानों के लिए चालू किया गया था। उस टाइम किसानों के साथ जो अत्याचार होते थे और जो उनको सही मुआवजा नहीं मिलता था खेती के उत्पादन का, उसके लिए ये सत्याग्रह आपका चालू किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? पेपर के दृष्टिकोण से आपका ये इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइए, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? चलिए बताइए। रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलो तो जल्दी से बताओ। गांधी इरविन समझौते के बारे में बात कर रहा है तो याद रखना है गांधी इरविन समझौता भारत की निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है?
गांधी इरविन समझौते भारत के मुख्य हित में से किस आंदोलन से संबंधित है, पूछा जाएगा। तो याद रखना है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे संबंधित है? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अब हम आज के क्लास के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि यदि अब तक आपने शिक्षक भर्ती का क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही है शिक्षक भर्ती की। इसके अलावा यदि हम बात करें सीजी व्यापम में, यदि अभी तक आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, सीजी व्यापम में अब तक यदि आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है तो याद रखना है इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापम के जितने भी एग्जाम होंगे बिल्कुल आप इसमें उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं मोर छत्तीसगढ़ बैच यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मोर छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए तो फिर से मुलाकात होगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।